हाँ, तो बता ये रहे थे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये क्यों नहीं आ रहा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए सरकार चला रही थी। इसमें मैन्युफैक्चरर को कुछ इंसेंटिव मिलता है और अब इसको टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है। तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ के समझिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इसका एक आर्टिकल छपा हुआ है। तो क्या बताएं, इसमें आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। इंटरेस्ट रेट्स, अच्छा, तो कौन बता रहा है? कुछ कुछ बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग हाथ उठाए तो कुछ और बात कर लेते हैं। हम लोग मंडे को जब क्लास खुलेगा तो करंट अफेयर्स का टेस्ट हम उसी दिन रखेंगे, हम संडे को नहीं रख रहे हैं। तो मंडे को आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आरती के लिए भी ये सुटेबल रहेगा, मतलब जो लोग भी नहीं आते हैं क्लास में आना है और मोबाइल में टेस्ट देना है। हम लैपटॉप नहीं प्रीफर करेंगे क्योंकि मोबाइल जो है वो वाइड स्क्रीन में वो टेस्ट आप दे पाएंगे। तो आप लोग उस करंट अफेयर्स का टेस्ट दे रहे हैं और प्लस चूंकि हम इधर में टेस्ट ले नहीं रहे हैं, और प्लस म्यूनिसिपैलिटी वाला जो पेपर है उसका भी टेस्ट आप लोग मंडे को है। यानी मंडे को हम लोग 2 टेस्ट और 1 क्लास से शुरुआत करेंगे। तो इधर का गैप में अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। रिपीट कर दे रहे, टेस्ट ऑनलाइन ही लेंगे। तो क्लासरूम में आएंगे वो उन लोग के लिए अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, प्लस जो लोग क्लासरूम में नहीं आएंगे उनके लिए भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग घर में बैठ कर टेस्ट दे दीजिएगा, भले अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो लोग क्लासरूम आकर के टेस्ट देंगे फ्यूचर में, उनको क्वेश्चन पेपर जो हम बोल रहे थे कि वो प्रिंट करके देंगे, हम उन्हीं लोगों को देंगे जो टेस्ट देंगे। ठीक, हाँ, तो क्या बात करते हैं, क्यों पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, बताइए। ये भी एक यूनिक बात है कि एक दो हाथ उठ रहा है, जबकि कुछ छुपा नहीं है। इवन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी सब कुछ है, 4 हाथ उठा अभी तक। आकांक्षा, सर एक्साइज ड्यूटी और वैट की वजह से सरकार बढ़ा रही है, वो घटा नहीं रही है। किसी को कुछ अलग भी बोलना है क्या कि हो गया सफिशियंट है? अभी हाथ उठा हुआ है दीपक। सर वो जो एक्साइज ड्यूटी और वैट तो बढ़ गया ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो जिसके कारण यहाँ पे भी बढ़ गया है। और कुछ किसी को बोलना है या कंप्लीट है? अनिमेश, अनिमेश आवाज का प्रॉब्लम है कुछ, शाश्वत। सर इंटरनेशनल मार्केट में बोल रहे क्या भैया? बोल लो। सर वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ा नहीं है, घटा है। जैसे पहले 2014 से पहले देखेंगे तो मतलब $110 प्रति बैरल तेल का दाम था, जो अभी देखा जाए तो मतलब $40 पर बैरल है। लेकिन जो गवर्नमेंट हम का टैक्स अभी बढ़ा के रखी है, जैसे अगर 2014 से पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट टैक्स था सेंटर का ₹9 कुछ पैसे था, लेकिन अभी उसको अगर देखा जाए तो ₹38 है, और सेस उस पे लगा करके ₹10 के आसपास सेस है। तो लगभग ₹48 उस पर टैक्स हो जा रहा है, और कुछ मेकिंग चार्जेस लेकर के वो दाम ज्यादा बढ़ते जा रहा है।
मतलब डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली बोल जाए तो सरकार का मतलब गवर्नमेंट का टैक्स की वजह से खाली दाम बढ़ रहा है अभी। अच्छा सना क्या कुछ बोल रही थी? नो सर। अच्छा ममता, जब आप क्लास लगाते हैं ना तो उसमें एक ऑप्शन आता है एडवांस्ड करके, उसमें सबको म्यूट कर दिया कीजिए ऑन ज्वाइनिंग, नहीं तो सबको माइक्रोफोन तुरंत ऑफ करना पड़ता है। अच्छा खैर, तो सही है, आप लोग जो भी बोले सही बोले हैं, बट एक डेटा हमको लगता है कि वो रॉन्ग था शाश्वत का। हालांकि आप कवरेज आप ज़्यादा किए हैं और सही बात ही की है, बट अभी $40 नहीं, अभी $60 है। हार्डनिंग हुआ है मार्केट में रिसेंटली, ये भी सच है कि थोड़ा सा हार्डनिंग है, 60 के आसपास में है, लेकिन उतना भी हार्डनिंग नहीं है जितना पहले था। तो मेनली जो ड्राइवर है वो गवर्नमेंट का टैक्स है मेनली। तो जो हमको एक बात जानना है और भी, कुछ लोग को तो डायरेक्ट पढ़ाए हैं, कुछ लोग गेस भी कर सकते हैं कि ये जो टैक्स है इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो पेट्रोल पे जो वैट और एक्साइज ड्यूटी जो लग रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? पूजा? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सही बोल रही है, इसलिए हम आगे नहीं बात बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमको एक आप लोग बता सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक डिमेरिट होता है, क्या डिमेरिट होता है इनडायरेक्ट टैक्स का? इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? आरती? सर वो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को इक्वली इफेक्ट करता है इसलिए। किसी का दूसरा भी आंसर है तो हाथ उठा के रखिए या डाउन कर दीजिए। एनीवेज, क्या बोल रहे हैं? डबल टैक्सेशन हो जाता है सर। ममता क्या बोल रही है? सर इसमें वही कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है, प्लस यही रिग्रेसिव है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जो भी रिग्रेसिव टैक्स है। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ये वही ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो आरती बोली। आप दोनों को कैसे लिंक कर रहे, थोड़ा बताइए तो। कैस्केडिंग और इसको इसको कैसे लिंक की? कैस्केडिंग है क्योंकि मतलब टैक्स पे टैक्स हो जा रहा है, डबल टैक्सेशन जो हो रहा है, और वो भी एक रीजन है। और प्लस उसके बाद वो जो बोली कि रिग्रेसिव। समझे समझे। सुजाता कुछ बोल रही थी क्या इस टॉपिक तो पे? दोनों ही बोल रहे हैं अच्छा बात। अच्छा, ठीक है ठीक है। सुजाता क्या बोल रही है? सर हम हाथ नहीं उठाए थे। ओ अच्छा, इसका पहले वाला में उठाए थे आप। अच्छा, तो कैस्केडिंग जो आंसर आया है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, दिस इज रॉन्ग। हम केवल इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो ये अभी ये आंसर रॉन्ग है। पेट्रोल में सही है, डीजल में सही है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में रॉन्ग है। क्योंकि अच्छा, हम कोई हमको गेस कर पा रहा है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अभी? पेट्रोल डीजल अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ठीक है ममता। हाँ, कोई है मेरा बात कोई गेस कर पा रहा है कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अभी ये रॉन्ग है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, बोलना रॉन्ग है? हाँ सुजाता बोलिए। क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया ना, जो सारा कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देगा। शाश्वत क्या बोल रहे हैं? सर वही बोलना चाह रहे थे, जीएसटी की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट। कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेज में खत्म कर दिया गया है। ये जो आंसर है कि इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों प्रीफर नहीं करते,
बिकॉज इट इज रिग्रेसिव, ये मेन रीजन है। बिकॉज इट इज, ध्यान रखिएगा जो वर्ड यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर नए स्टूडेंट, पुराने को तो हटा दिए थे। तो बिकॉज इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब कि ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वली हिट करता है। यानी कि हम लोग अभी दीघा गए तो हम लोगों को जो कॉस्ट पड़ा, मुकेश अंबानी को भी उतना ही कॉस्ट पड़ेगा टैक्स में। टैक्स जो देंगे वो भी उतना ही देंगे। और अगर कोई बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर चाहता तो भी उतना ही टैक्स देता। ये दिस इज नॉट इक्विटेबल, ये जस्टिस नहीं है कि सबसे सरकार उतना ही पैसा ले ले। इट इज रिग्रेसिव। तो इससे जो पुअरेस्ट सेक्शन है दे आर हिट हार्ड। दूसरी बात ये है कि एक बात, दूसरा जो प्रॉब्लम आता है पेट्रोल डीजल में, खास करके इनडायरेक्ट टैक्स तो एक हुआ, पेट्रोल डीजल में कोई बता सकता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि अरे पेट्रोल डीजल का तो नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ाना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स तो फिर भी चलो ले लो, टेलीविजन पे ले लो, जो भी है जीएसटी वगैरह, बोलते कि पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ाने से बहुत दिक्कत है। क्यों ऐसा क्यों बोलते? अच्छा अनिमेश। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा और उसके चलते जो भी मटेरियल इधर उधर आना जाना कर रहे हैं उनका भी कॉस्ट बढ़ेगा फिर। तो इसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कि पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ेगा तो जो पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि लगभग हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल बढ़ा मतलब कि लगभग हर चीज का, क्योंकि जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा तो उसका दाम बढ़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। कुछ हम बात कर लिए, इसमें तो कुछ हमको बताने का कुछ खास था नहीं। तो इंडिया में जो पहले जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस होता था ना, वो कंट्रोल्ड होता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार बोलती थी कि इतना में बेचो। एक जमाना था, उसका ईयर भी इसमें लिखा है, देखने से याद आएगा हमको। तो अभी फिलहाल जो है ये डीकंट्रोल्ड है। तो मतलब कि सरकार का कंट्रोल नहीं है। प्राइसेज अगर बढ़ेंगे तो कंज्यूमर को पास कर दिया जाएगा। और आपको ये भी याद है कि डेली बेसिस में जो प्राइस का रिवीजन अब होता है डेली बेसिस पे। तो प्राइस अगर बढ़ेंगे तो बढ़ा दिया जाएगा, घटेंगे तो घटा दिया जाएगा। तो इंडिया में एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं कि प्राइस घटेंगे तो घटा दिया जाएगा और बढ़ेंगे तो बढ़ा दिया जाएगा। मतलब वो इफेक्टेड नहीं हुआ, वो उसका वो हो नहीं पाया। मतलब कि थ्योरेटिकली है बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि थ्योरेटिकली ऐसा ही बात है कि इंडिया में प्राइसेस जो है डीकंट्रोल्ड है। आजकल जो लोग थोड़े भक्त टाइप के लोग हैं कि वो लोग बोलेंगे कि प्राइसेस मार्केट ओरिएंटेड है, लेकिन इंडिया में एक्चुअली रियलिटी में नहीं है। वो आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि रियलिटी में नहीं है? एक बार रिपीट कर देंगे सर? हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो प्राइसेज है पेट्रोल डीजल के, दे आर ऑन पेपर, दे आर डीकंट्रोल्ड, सरकार नहीं कंट्रोल करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हाँ निमेश बोलिए। सर पेट्रोल या डीजल का दाम जब घटता है तो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, और जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो ये लोग टैक्स को कम नहीं करते हैं, सेम रहने देते हैं। हाँ, तो हुआ क्या है इंडिया में कि प्राइस का लेवल अगर यहाँ पे है इंटरनेशनल मार्केट में और प्राइस का लेवल गिर रहा है, तो सरकार क्या किया अभी तक? वो टैक्सेज, ये जो लाइन बना रहे हैं टैक्सेज है, ये प्राइस है, प्राइस। तो टैक्सेज को बढ़ा करके और उसको मेंटेन की है, मतलब रिटेल प्राइस को। यानी कि प्राइस, रिटेल प्राइस ये हो सकता था, लेकिन सरकार होने नहीं दी, सरकार टैक्स बढ़ाती चली गई। और जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो लास्ट टैक्स हमारा ये है, ये पहले टैक्स था, टैक्स 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 टैक्स, तो बढ़ने लगी तो टैक्स जो है उतना ही रखे रही,
तो इससे क्या हुआ कि ये प्राइसेज जो है रिटेल कस्टमर को ये बढ़ता ही चला गया, तो गिरने का फायदा कंज्यूमर को नहीं मिला। और जब प्राइसेज उसी लेवल में आए तो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ा। पहले कंज्यूमर इतना प्राइस पे करता था, इतना पे कर रहा है। जब प्राइसेज यहाँ पे इतना प्राइस दे रहा था, लेकिन अब ये इतना दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बोलने को कुछ होता है, और जब सरकार बार बार टैक्स बढ़ा रही थी, पेट्रोल का दाम गिर रहा था, क्रूड का दाम, तो सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे थे कि ये जरूरी है, क्योंकि जब बढ़ेगा तो हम लोग टैक्स गिरा करके उसको कंट्रोल करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो काफी प्राइसेज है, और ये तो पढ़ के आप लोग को सब समझ में आ ही जाएगा, सब डिस्कशन कर ही लिए है। एक बात और भी है, जब प्राइसेज गिर रहे थे तो जो डेली रिवीजन होता है ना, वो डेली रिवीजन जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करना बंद कर दी। एक मिनट। जब डेली प्राइसेज कम होने लगे तो कंपनियां जो है वो रिवीजन जो बंद कर दी, मतलब कि 83 डेज तक वो रिवीजन नहीं की। अब वो क्यों नहीं की? क्योंकि वो अपना मार्जिन बढ़ा रही थी, जितना उन लोग को प्रॉफिट होना चाहिए वो अपना मार्जिन उसको बढ़ा रही थी। तो और उनका कहना है कि अगर प्राइसेज एक लेवल से कम हो जाएंगे तो हम लोग का खर्चा नहीं निकलेगा, उससे कम प्राइसेज नहीं होने चाहिए। खर्चा नहीं निकलेगा कहने का मतलब कि क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रनिंग कॉस्ट होता है, अगर उतने उससे कम पैसा आएगा तो रनिंग कॉस्ट नहीं निकल पाएगा। तो प्राइसेस बहुत कम हो गए तो उनको बोल रहे थे कि हम इस तरह से नहीं मेंटेन कर सकते। ये वाला आर्टिकल आप लोग को ममता पढ़ाएगी, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी कोई न्यूज खास नहीं है। सरकार जो रेलवे जो है वो रेलवे एक नया क्लास बना रही है, स्लीपर क्लास जो होता था इकोनॉमी स्लीपर, तो उसमें कोच वगैरह जो है नए तरीके से डिजाइनर पढ़ लीजिएगा। कैर्न एनर्जी, गवर्नमेंट का जो एनर्जी डिस्प्यूट था हम लोग बात कर चुके हैं ना, तो कोई बता सकता है कि कैर्न का जो डिस्प्यूट है, कुछ हमको कोई बता सकता है कि कैर्न का डिस्प्यूट क्या है? ये सब बहुत अच्छा से इसको पढ़ाए थे हम, कैर्न और इंडिया का डिस्प्यूट। जो सर पहले की कमाई पे टैक्स लिया जा रहा था उसके रिलेटेड है सर। अच्छा, एक तो पॉइंट आप दिए, हाँ है वही बात है। तो और कोई कुछ बोलेगा? सब भूल गए आप लोग। मीरा बोलिए। सर वो वही था ना, वो सिंगापुर में केस जीती थी। सिंगापुर वाला जो आप बोल रही है ना, वो सिंगापुर वाला अमेजन और फ्यूचर ग्रुप वाला केस है वाला आप जो बोल हाँ रहे हाँ सर, भूल गए। हैं। चलो। ठीक है, कोई नहीं बता पा रहा है तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा आप लोगों को। मतलब जो बात एक बार पढ़ाई हो जाता है दिमाग में रहना चाहिए, तो आप लोग लास्ट में बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। यूपीएससी के एग्जाम के टाइम इतना रिवीजन थोड़े हो पाएगा, बहुत सारी बातें तो याद रहनी ही चाहिए। अच्छा सुनिए फिर, ये जो कैर्न कंपनी है वो कंपनी मतलब यूरोपियन अच्छा आप बताइए, कैर्न जो है किस कंट्री का बताया कि हम उस कंट्री के हैं, या वही है किस कंट्री का? अनिमेश बोलिए। यूके। यूके। तो क्या है ना कि कंपनी जो है वो कंपनी अपना कुछ शेयर को, मतलब क्या होता है, कंपनी होती है और उसका एक दूसरा कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड था, एक कंपनी यूके की हो गई, और मतलब इसको क्या बोलते हैं ना कि एक उसकी सब्सिडियरी कंपनी आप समझ लीजिए, एक सब्सिडियरी कंपनी। कंपनी अलग है कैर्न इंडिया, तो कैर इंडिया इंडियन कंपनी हो गई। और
कैर एनर्जी जो हो गया, वो कैर एनर्जी हो गया हमारा ब्रिटिश कंपनी, और बीच में एक होल्डिंग कंपनी भी था। मतलब कि कैर जो है, कैर सोचिए कि ब्रिटिश जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, वो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे है, यहाँ पे। अब ब्रिटिश कंपनी जो है एक होल्डिंग कंपनी बनाई हुई है। होल्डिंग कंपनी क्या है? पैसा इंडिया में पैसा ट्रांसफर करने के बाद इसका शेयर को होल्ड करने का, ये कंपनी अपना शेयर को इसको ट्रांसफर करके रखती है, तो हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। मतलब कि कैर्न इंडिया का शेयर इसके पास में है। तो हुआ क्या था कि कंपनी जो कैर्न यूके की कंपनी थी, वो अपना शेयर को, कुछ शेयर को वो ट्रांसफर कर दी थी इंडियन कंपनी को, अपना शेयर इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दी। तो अपना शेयर जो इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दी, तो ट्रांसफर में उसका कहना था कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर है, नॉट सेलिंग। अब अगर आप किसी शेयर को 100 रुपए का शेयर को 150 में बेच देते हैं, तो सरकार बोलती है अरे अब तो कमाए ना 50 रुपी। तो 50 रुपी जो कमाए, दिस इज कैपिटल गेन, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। 100 रुपये आप इन्वेस्ट किए, 50 रुपये का कमाई है, तो कैपिटल गेन का टैक्स दो। लेकिन वो कंपनी का कहना था कि हम जो 100 का शेयर अगर क्या कि बेचे नहीं, हम तो ट्रांसफर की दूसरी कंपनी को, मेरी सब्सिडरी कंपनी को 100 का शेयर, इसका शेयर बढ़ गया, हम तो बेचे नहीं, मेरी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर की। तो हमारा सरकार का कहना था कि ये शेयर जो आप ट्रांसफर किए, तो आपको 50 रुपये का फायदा हुआ, अब बेचे नहीं तो भी हुआ, मार्केट में बेचते तो होता। तो इस 50 पे टैक्स दो। कैर्न का कहना था ये भारत के कानून के खिलाफ में है। हमारी सरकार बोल रही थी कि दो, और कैर्न का कहना था कि भारत के कानून के खिलाफ में है, कि ट्रांसफर पे शेयर मांग रहा है। तो हुआ ये कि कुल मिलाकर के कि फाइनली ये जो केस है, ये पहुंच गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए, ये पहुंच गया केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फैसला कैर्न के फेवर में गया। तो आप लोग बताइए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या लॉजिक दिया था कि कैर्न के फेवर में हम फैसला देते हैं? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या लॉजिक था? हाथ उठाने का नंबर को देख करके हम बोल रहे हैं, अपना एफर्ट आप लोग बढ़ा दीजिए। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा है आप लोगों से। हम चाहते हैं कि मेन न्यूज जिसको बोलते हैं ना, मेन न्यूज, वो आप आज अगर पढ़ लिए तो इस साल नहीं, अगला साल का यूपीएससी तक भी आपको उसका जिस्ट पता होना चाहिए। इस साल का ही नहीं, अगला साल का भी। अगर आप आज पढ़ रहे हैं, ये न्यूज 3rd डे खबर हो रहा है, नॉट फर्स्ट डे, 3rd डे तक न्यूज अगर पहुंच गया, 3 दिन तक आगे आ चुका है, 1 महीने के अंदर में या 2 महीने के अंदर में, तो न्यूज हो गया इंपॉर्टेंट। और ऐसा बड़ा बड़ा न्यूज आपको उस पॉइंट तक अगला साल तक याद रहना चाहिए। ये हम नहीं चाहते कि इसको भी रिवाइज करना पड़े। छोटे छोटे न्यूज रिवाइज होने चाहिए एग्जाम के टाइम में। ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 1.5 साल का रिवीजन करके चल जाएंगे। तो थोड़ा मतलब इशू हम पॉइंट आउट कर दिए, आप सॉल्व करना आप लोगों का काम है। अनिमेश बोलिए। सर यूके और इंडिया के बीच कोई ट्रीटी था कंपनीज को लेके, याद नहीं मेरे को नाम, उसको कोट करते हुए कैर्न का फेवर किया गया। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इस ट्रीटी में क्या रहा होगा, बता सकते हैं कि इस ट्रीटी में क्या था कि वो फेवर में चला गया? ममता बोलिए। सर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का कुछ बात हो रहा होगा? नहीं, उसमें क्या था कि इंडिया और यूके एक दूसरे देश के इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देंगे, ये मुद्दा था उसमें, और इसी बेसिस पे फैसला चला गया। खैर एनीवे, हम ये बोल रहे जितना
अनिमेश को याद था, कम से कम उतना आप लोगों को याद रखना चाहिए था सबको। ये बहुत बेसिक था, इतना तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए था कि क्यों गया इंडिया यूके बायलैटरल ट्रीटी जो है इसके कारण गया। गवर्नमेंट भी इसको चैलेंज करेगी। चैलेंज करने के लिए सिंगापुर में एक कोर्ट है, हायर कोर्ट, वहां पे चैलेंज कर सकती है, करेगी सरकार, बोली है कि हम चैलेंज करेंगे। बाकी पढ़िएगा, आप लोगों को काम दिए। एक जिमखाना बोर्ड है, इसका न्यूज 6-7 महीने पहले आया था। इसमें गवर्नमेंट जो थी वो जिमखाना बोर्ड पर केस की थी कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक छोटा सा एक सरकारी जमीन इसको लीज पे मिला हुआ है, और उस लीज पे होने के बावजूद ये जो है ये बाहरी लोगों को एंट्री नहीं दे रहा है। और लोग जो इस जिमखाना बोर्ड का मेंबर बनना चाहते हैं उन लोगों को एप्लीकेशन और पैसा दोनों देने के बाद, फी अगर भरने के बाद 37 इयर्स एवरेज इंतजार करना पड़ता है उसका मेंबरशिप के लिए। जबकि जो पहले से मेंबर है उनके जो बच्चे हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं वो उनको एंट्री मिल रहा है। तो एनसीएलटी भी फैसला दी है कि जिमखाना बोर्ड जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके और उसको रन करे। ये न्यूज पुराना भी था और फिर से आया हुआ है, पढ़ के समझ आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी का टेक्नोलॉजी है जो बस आ रहा है। अगला लग रहा है 5 साल में ये जो पेट्रोल और डीजल कारें हैं अब धीरे धीरे करके माइनॉरिटी में हो जाएंगी और यह इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत तेजी से इसको अडॉप्शन हो रहा है और मार्केट में टेस्ला का एंट्री हुआ है, अब जल्दी उसका भी कार आएगा। तो एक खैर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, आप बताइए हमको एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह के कंट्रीज में रियलिटी में पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा किस तरह का कंट्री होगा, वहाँ क्या यूज हो रहा होगा जिससे अगर वो लोग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर अडॉप्ट कर ले तो उस देश में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अभी फिलहाल। किस तरह की कंट्रियाँ होंगी जहाँ की सनी शाश्वत सर जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज कम होगा। पूजा सर जहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेशन ये जहाँ ये जीवाश्म ईंधन से नहीं होता हो। आकांक्षा सर हम बोल रहे थे कि जहाँ पे एनर्जी जनरेट किया जाए जैसे सोलर हाइड्रो जो भी है वैसे कंट्री। किसी को दूसरा कुछ बोला था तो उठा करके ना डाउन कर दीजिए। अमर अमर का तो कुछ चक्कर रहता है। सनी सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। आरती अच्छा, पूजा का और आकांक्षा का आंसर बोलिए। आरती हाँ वही सर, वही जो आप बोल रहे थे कि मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जीज है वहां पर अवेलेबल हो, सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस उनके पास हो, वैसी कंट्रीज ही अच्छा कर पाई। ठीक है। तो आंसर जो है पूजा का, आकांक्षा का भी, आरती का भी ठीक है। ये जो आंसर है दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसी कंट्री में जहां पर कि एनर्जी का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा हो रहा है उस कंट्री में रियलिटी में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, तो गाड़ी के अंदर में पेट्रोल डीजल का ऑक्सीडेशन होता है
और वो गाड़ियां चलती हैं। तो ये पोल्यूशन तो हर कंट्री में होगा, क्योंकि गाड़ी के अंडर में इंटरनल कंबशन हो रहा है, तो उसमें पोल्यूशन होगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। जब जब ईवी आएगा, तो ईवी आएगा तो इलेक्ट्रिक से काम होगा। और अगर जो कंट्री का इलेक्ट्रिक जो है का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से ही होता है, सोचिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हो रहा हो, सोलर से हो रहा हो, ये नॉर्वे वगैरह में लगभग 100% है, तो वो कंट्री का जो कंबशन, इंटरनल कंबशन होता खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया, तो वो कंट्री जो होंगी वो बिल्कुल पॉल्यूशनलेस हो जाएंगी। तो आप लोग बताइए कि इंडिया को फिर क्या फायदा, क्या ये फायदा इंडिया को मिलेगा, या इंडिया को नहीं मिलेगा, तो इंडिया को फिर क्या फायदा है? ये सर क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, अभी जो जिस फायदा का हम लोग बात किए हैं, क्या ये वाला फायदा इंडिया को मिलेगा? मतलब जो भी हम बात करते हैं, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, बाई चांस मिलेगा तो ठीक है, खत्म बात हो गया। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इंडिया को क्या फायदा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करके? शाश्वत बोलिए। सर जैसे कि अगर अभी व्हीकल चलाने के लिए हम लोग अगर क्रूड खरीदते हैं तो हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एनर्जी कोल से ही जनरेट कर लेते हैं तो मतलब अब खुद डिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब सफिशिएंट जो हम लोग खुद फायदा हो हम जाएंगे। बात कर रहे थे, वो फायदा क्या इंडिया को मिलेगा? जो फायदा का हम लोग अभी नहीं सर, वो तो नहीं मिलने का चांस कम है। किसी का डिफरेंट आंसर तो हाथ उठा के रखिए, नहीं तो हाथ डाउन कीजिए। आरती। सर फायदा इंडिया को नहीं मिलेगा, बट बेनिफिट के टर्म्स में हमको लग रहा है कि जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो भी पोल्यूशन कम करते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि वो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी ये कर रहा हूँ। ममता कुछ और बोल रही है? सर वही ये बोल रहे थे कि हाँ उस तरह से वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के में हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन में। लेकिन हाँ वही कोल जो बोले कि हाँ डिपेंडेंसी वाला बात सही है। और भी एक बात है कि हम लोग क्रूड खरीदने के लिए जो डॉलर्स यूज करते हैं, तो डॉलर से चलते जो हम लोग का रुपीस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कुल मिला के सबका आंसर एक ही आ रहा है और वो सही भी है। हमारा जो है वो ज्यादातर जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कोल फायर्ड है। हम लोग कोयला से ही एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिक। तो ऐसे हालत में हमारा अगर हम ईवी अडॉप्ट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का नीड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का नीड बढ़ेगा तो हम कोल फायर्ड यूज कर रहे हैं, तो कोल्ड फायर यूज कर रहे हैं तो कोयला और ज्यादा जलाएंगे। तो जो चीज हमारा यहाँ पे जो पोल्यूशन बचा, गाड़ी का कंबशन जो नहीं हो रहा है, वो वहां पे कोयला जला करके मेकअप हो जाएगा, यानी वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ ये जरूर है कि जो हमारे शहर हैं वो शहर पोल्यूशनलेस हो जाएंगे, क्योंकि शहर से दूर कहीं पर कोल फायर्ड इंजन, यहाँ टाटा पावर है तो खैर वो जो कोल फायर्ड जो प्लांट है वो प्लांट पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, लेकिन वो शहर से दूर होगा, तो ये शहर थोड़े से क्लीन हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो निकल रहा है, इमिशन हो रहा है, तो इंडिया को उसका कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है। इंडिया को फायदा होगा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे। तो फायदा मेनली हमारा ये हो रहा है, मेनली हमारा फायदा ये है कि हमारा क्रूड का इंपोर्ट जो होगा कम हो जाएगा, और क्रूड का अगर इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा, हमारा डॉलर जो होगा वो डॉलर बचेगा, हम लोग बाहर से खरीदते हैं क्रूड, तो ये सब फायदे हमको मिल सकते हैं। और तो ये जो गल्फ कंट्री है उनका इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ने वाला है उसका। तो हाँ एक बात भी है कि साउंड पोल्यूशन पे निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो साउंडलेस होते हैं, तो ये एक अलग बेनिफिट है।
तो हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि जब ये टेक्नोलॉजी चल रहा है तो साथ साथ में एक पैरेलल टेक्नोलॉजी भी पर भी काम हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन गैस टेक्नोलॉजी। इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, वो एक सेल का काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन सेल से प्रोड्यूस होगा, और जो बाई प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मतलब ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन सेल से इलेक्ट्रिसिटी आएगा। और मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को जनरेट कर, मतलब शुरुआत में जनरेट करके हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, हाइड्रोजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, और उसके बाद वो इंटरनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो है पानी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में आएगा। तो इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से अपनाने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। यूएस भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है इस टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया में क्या इस तरह के प्रोजेक्ट पहले भी हुए हैं? हाँ, कुछ प्रोजेक्ट हुए हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन स्पाइक्ड सीएनजी चल रहा है। तो दिल्ली में जो सीएनजी पर गाड़ियाँ चलती है, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था हाइड्रोजन स्पाइक्ड सीएनजी, यानी सीएनजी में हाइड्रोजन का परसेंटेज अलग से बढ़ा करके, और ये देखा गया है कि 18% हाइड्रोजन को मिला करके और उसको चलाया गया है। और ये और भी इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ये कॉम्बिनेशन है, किसी न किसी मॉलिक्यूल जो होगा कंबाइंड फॉर्म में उसमें मिलता है। तो उसमें से हाइड्रोजन निकालने का एक इशू जो होगा वो आएगा, वो एनर्जी इंटेंसिव है। अच्छा, आप पढ़ेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। मार्स मिशन आपको पता ही है। मार्स मिशन जो है ये अभी 3 मार्स मिशन वहाँ पहुँचे। चलिए, आप बता सकते किस किस कंट्री का मार्स मिशन आया अभी? किस किस कंट्री का मार्स मिशन का हम लोग बात किए? आकांक्षा। सर हमको 2 ही याद है, एक यूएई और चाइना। अतुफा? यूएस। ठीक है, लिस्ट कंप्लीट हुआ। तो ये 3 जो है ये मिशन अभी वहाँ पहुँचा, जिसमें कि यूएई वाला जो है, किसी को याद है यूएई का मिशन का नाम? किसी को याद है? मीरा? होप। होप। और नेहा, ये का यूएस का मिशन का नाम? सर परसेवरेंस कुछ था, उतना अच्छे से याद नहीं है। हाँ, यूएस का ये परसिवरेंस ही है। और किसी को चाइना वाला भी याद है क्या? पूजा? सर Taiwan ऐसे कुछ था। अतुफा? Tiananmen। Tiananmen 1। अच्छा, कुछ इसी तरह का नाम था, हमको भी उतना ध्यान नहीं है, बट एनीवे तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो सर वही नाम, क्या क्या बोलिए बोलिए। सर वही नाम था, Tiananmen 1। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मार्स पर वाटर का बारे में सब बात किया है कुछ। हमको लगता है वाला आपको लोग को खुद पढ़ना चाहिए। ये हम पहले ही बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। वहाँ पे
लाइफ का साइंस को देखा जाएगा। कभी 3.8 बिलियन ईयर्स एगो मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो अर्थ जैसा ही था। तो अभी जो उसका एटमॉस्फेयर है इट इज थिन। तो एक साइंटिस्ट लोगों के मन में एक बात रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भी कभी लाइफ था या अभी भी कोई लाइफ हो। तो वो सब स्टडी जो होगा सैंपल भी, परसिवरेंस जो है वो सैंपल भी लेकर के आएगा और सब सरफेस का स्कैनिंग करके वो देखना चाहेगा कि इसमें कहीं पर वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे तो नहीं है। और भी बहुत सारे बातें कर चुके हैं कि वहाँ पर ये भी एक मिशन का एक एजेंडा है कि यहाँ पर हम लोग ये देख सके कि वहाँ के मिनरल से क्या हम लोग ऑक्सीजन निकाल पाएंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ से ऑक्सीजन निकाल पाएंगे, क्या जरूरत है वहाँ से ऑक्सीजन, वहाँ का मिनरल से वहाँ ऑक्सीजन निकालना, जरूरत ही क्या है? वहाँ पे ऑक्सीजन जगह हम बनाएंगे, ये क्या बात हुआ? अनिमेश, कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। क्या चीज? कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। अच्छा, आरती क्या बोल रही है? हाँ सर, वहाँ लाइफ का प्रेजेंस को इंश्योर कर पाएंगे अगर ऑक्सीजन वहाँ पे जनरेट कर लिए तो। नहीं, ये जरूरी नहीं है। लाइफ का प्रेजेंस मतलब था, ऐसा बोल रही है कि कभी था कि नहीं था? नहीं नहीं सर, मतलब वहाँ पर हो पाएगा मतलब वैसा। रह पाएंगे। हाँ, ममता हाँ क्या बोल रही है? सर हम लोग जैसे मार्स पे कोई मैंड मिशन भी नहीं भेज पाते हैं और वो क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब इतना कम है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा है कि उन लोग मतलब वो मतलब वहाँ मतलब रिसर्च के लिए भी नहीं जा पा रहे। तो ये रीजन है कि ऑक्सीजन अगर वहाँ रहेगा तो वहाँ के बारे में ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे। पूजा क्या बोल रही है? यस सर, अगर वहां पे अगर ऑक्सीजन हम लोग अगर मिल पाएगा तो फिर वहां पे रिसर्च करने में सुविधा होगा। ठीक है, ह्यूमन बींग को हम वहाँ पे रख पाएंगे, ये सही बात है। अगर वहाँ पर बन पाएगा तो ह्यूमन बींग वहाँ लंबा टाइम तक रह सकता है। कम से कम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा एक और भी है फायदा, हम गिरा, आप लोग को याद होगा वो सब बात कहीं बताए हैं। दूसरा फायदा ये है कि हमारा जो भी व्हीकल वहाँ जाता है तो आपको पता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ऑक्सीजन का एक बड़ा अमाउंट तो चाहिए वहाँ जाने के लिए, और वहां से वापसी करना है तो ऑक्सीजन का तो काफी जरूरत है। तो कम से कम वहां पर हम बना लेंगे तो हमारा जो रिफिलिंग हो पाएगा, जो भी स्पेसक्राफ्ट है हमारा, वो जो होगा रिफिलिंग भी हो जाएगा और वापसी का तो हम उसी ऑक्सीजन से हो पाएंगे। और भी बात है कि मार्स पर सर, हाँ, ये स्पेसक्राफ्ट में तो ऑक्सीडाइजर रहता ही है पहले से, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या ऑक्सीडाइजर रहता है मतलब? पहले से वो रहता है, ऑक्सीजन का कंटेंट उसी से कंबशन हो जाता है। हाँ, तो कंटेंट है तो उसका जरूरत तो है ना। आखिरकार उसका जो अमाउंट है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ उसका मतलब जो भी आप ऑक्सीडाइजर डाल रहे हैं वो ऑक्सीडाइजर जितना डाल देंगे जाने पर उसका डबल तो डालेंगे ना आप, वापसी भी आना होगा तो। हाँ सर। तो ये जो है ये दूसरा बात क्या है ना कि स्पेसक्राफ्ट वहां पे पहुंच गया। अब वहां पे पहुंचने के बाद वहां से मतलब ह्यूमन बींग का अगर वहां पे प्रेजेंस हो जाए तो वहां पर एक बार लैंडिंग कीजिए, मतलब अपना स्पेसक्राफ्ट को, और वहां पे लैंडिंग कराने के बाद वहां से फिर उसको रिफ्यूल करके वहीं पर रिफ्यूलिंग करके और वहां से आप उड़ा दीजिए उसको जुपिटर या कहीं भी आगे सैटर्न के तरफ में। तो ये जो होगा एक हमारे लिए एक मतलब एक स्टेशन बन जाएगा वो फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। तो ये सब जो है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो उसके लिए काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हो रहे हैं। तो बाकी ये सब पढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका लैंडिंग में एक इंडियन अमेरिकन भी है, स्वाति मोहन, नाम याद कर लीजिएगा।
वर्ल्ड रेडियो डे खुद से पढ़िएगा, रेडियो के बारे में है, इसमें पढ़ लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। मनी वर्सेस हैप्पीनेस एक साइकोलॉजी वालों के लिए, ये हम छोटा सा इसको ट्रंकेट करके आर्टिकल को रखे यहाँ पे, साइको वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डेनियल कालमैन ये किए थे, एक स्टडी किए थे, वो बताए थे कि हैप्पीनेस और जो मनी है उसमें 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। तो मतलब कि हम मतलब ज़्यादा रिच होना, और रिच होना ये इंश्योर नहीं करता है कि लोग हैप्पी होंगे, खास करके अगर एनुअल इनकम जो है 8 लाख क्रॉस कर जाए, तो 8 लाख तक मनी हैप्पीनेस ला सकता है। लेकिन 8 लाख से ज़्यादा अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हैप्पीनेस लेकर के आएगा। मतलब जो हैप्पीनेस है दैट इज वेरी वीकली कोरिलेटेड। 0.5 अगर 1 रहता कोरिलेशन 1, तो 1-to-1 यानी इनकम बढ़ेगा हैप्पीनेस बढ़ेगा। लेकिन 0.15 to 30 है, मतलब कि बहुत वीकली कोरिलेटेड है, इनकम बढ़ेगा तो हैप्पीनेस ही बढ़ेगा। तो लो इनकम कंट्री में हम बताया ना कि एक इनकम लेवल के बाद अफ्रीका और साउथ एशिया में अगर आप जाएंगे तो मनी से हैप्पीनेस बढ़ता है। लेकिन जहां पर पहले ही से अफ्लुएंट कंट्रियां हैं वहां पे मनी से हैप्पीनेस नहीं बढ़ता है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसमें कुछ है। हम धीरे धीरे करके जो हमारे सामान के साथ हमारा जो हैप्पीनेस है उसके साथ हम यूज टू हो जाते हैं। दूसरा इस पॉइंट उठाया है कि लोग इस कारण से खुश नहीं होते कि उनके पास कितना पैसा है। वो खुशी का कारण है कि उनके पड़ोसियों के पास कितना पैसा है, कंपैरिजन जहां कर रहे हैं। तो रिलेटिव इनकम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम बता ही दिए कि 8 लाख अगर क्रॉस कर गया तो ये साइकोलॉजी थोड़ा पढ़िएगा इसको, जब छोटा ही सा आर्टिकल है, आगे बढ़ते हम लोग। यूके में एक ह्यूमन चैलेंज ट्रायल हो रहा है। इसमें है क्या, आर्टिकल बहुत अच्छा है ये आर्टिकल। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग को ये जो चैलेंज है इसमें जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक्सपोज करेंगे लो क्वांटिटी ऑफ वायरस एक्सपोज करेंगे, जिसका कि वो स्ट्रेन से एक्सपोज करने वाले हैं। जो स्ट्रेन जो है वो बहुत सीवियर कंडीशंस नहीं पैदा करता है, और 18 to 30 इयर्स के बीच के लोगों को एक्सपोज करेंगे, जो ऐसे भी कोविड में इनको कम असर होता है। तो ये जो एक्सपोज करने वाले हैं, पहले क्या था कि वो नेचुरल वे में जो इन्फेक्ट हो जाते थे उनको स्टडी करते थे। अभी ये ऐसा है जिसमें कि इन्फेक्ट करेंगे, तो जब इन्फेक्ट करेंगे तो एक तरह से देखा जाएगा कि ये पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रहा है। मतलब उसमें जब पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है ना, जब एक्सपेरिमेंटर के पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और आधा उधर कंट्रोल आता है, जैसे एक ग्रुप को आप कंट्रोल ग्रुप है उसको आप एक्सपोज नहीं किए और एक ग्रुप को छोड़ दिया नेचुरली होने के लिए, तो एक्चुअली ये सब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होते, इसको बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्योंकि सब कुछ एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं होता, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर के हाथ में है। तो यूके में ये काम हो रहा है। तो क्या क्या हम लोग समझना चाह रहे हैं कि क्यों कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, और कुछ लोग सीवियर इलनेस डेवलप करते हैं। ये हम लोगों को समझना है। बता ही दिए कि इस तरह का चैलेंज क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो चार्ज में रहता है, हर तरह से चार्ज में रहता है, नेचुरल वे में काम नहीं होता। दूसरा है कि कितने दिनों तक इम्यूनिटी रहता है। ये दो बातें खास तौर पे जानने के लिए ट्रायल ये यूके में हो रहा है। इसमें ये सब कुछ बात बताए है कि ट्रायल का हिस्ट्री क्या है। तो येलो फीवर पर ये ट्रायल हो चुका है, वाल्टर रीड किए थे, और इससे ये बात पता चला कि ये मॉस्किटो से ये फैलता है। येलो फीवर में ट्रायल हुआ था, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल।
और इसके अलावे कोलेरा, डेंगू और इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड में भी हो चुका है। और ग्वाटेमाला में कंट्रोवर्शियल ट्रायल हुआ था जिसमें कि गोनोरिया मतलब एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर में ह्यूमन चैलेंज ट्रायल किया गया था। तो ये जो है इथिकली थोड़ा सा ये क्वेश्चनेबल होता है। इथिकली क्वेश्चनेबल ये होता है कि जिस बीमारी के बारे में आप साइंटिस्ट कम्युनिटी अच्छी तरह से जान ही नहीं पाई है, उसको एक्सपोज करना, और खास करके अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है आपके पास में, तो ये इथिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बात कि करे या नहीं करे। तो लेकिन यूके में हो रहा है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिला हुआ है। ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है ये अच्छा, कोविड के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन था वो चेंज होना शुरू हो गया है। अभी तक था कि ये एजेड लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ये कोमॉर्बिड लोगों को परेशान कर रहा है, बट अब अगर साउथ एशियन अफ्रीकन स्ट्रेन का बात करें तो ये यंग लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। मतलब जैसे देखा जाए तो जो सर्दी जुकाम होते हैं ये बच्चों को ज़्यादा होते हैं, कोरोना वायरस तो भी है, तो ये कोविड जो है, कोविड का एक नया स्ट्रेन आ गया जो ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये बोलना कि कोविड जो है यंग पॉपुलेशन को नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। तो लेकिन खैर ये पोटेंशियली डेडलियर नहीं है। और क्या है, साउथ अफ्रीका जो है कोविशील्ड वैक्सीन को वापस करना शुरू कर दिया, इंडिया को वापस कर दिया है, यूज नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसका एफिकेसी, उसका कहना है कि हमारा जो वेरिएंट है साउथ अफ्रीका में उसमें इफेक्टिव नहीं है। ये जो इंडियन वैक्सीन है इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन। अब इंडिया में भी इफेक्टिव है भी कि नहीं है, तो इसके डेटा तो मतलब अभी इनसफिशिएंट ही है फिलहाल। आगे चलते हैं। और अभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए भी जो लोग कोमॉर्बिड नहीं है और अब जो 45 प्लस है वो भी चाहे अगर तो ले सकते हैं वैक्सीन को रजिस्टर करा के। ये सब ओपनिंग हुआ है अभी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बता सकते हैं स्पुतनिक जो है ये क्या, स्पुतनिक 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, कोई बता सकता है? आतुफा? रशिया का बनाया हुआ वैक्सीन है। हाँ, रशियन वैक्सीन तो है। पूजा ये बता सकती है ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब क्या है इसके अंदर में, कैसे है? जैसे mRNA उस टाइप का कुछ, कोई भी? आप पूजा बोलिए। सर mRNA। अच्छा, और कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, ये भी वैक्सीन जो है एडेनो वायरस का ही वैक्सीन है। एडेनो वायरस को यूज करते हैं, यूज करके उसमें सार्स का आरएनए डाले हुए हैं, सार्स का आरएनए, नॉट mRNA, सार्स का आरएनए डाले हुए हैं। एडेनो वायरस जो होगा वो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। पूजा? सर आप लेकिन बताए थे कि mRNA मतलब mRNA के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है वैक्सीन बनाने के लिए। हमको लगता है कुछ आप गलत समझ गई। ओके। ये जो सेल है ये हमारा सेल है। इस सेल में हम चाह रहे हैं कि इसमें वायरस का आरएनए चल जाए।
हम चाह रहे जानबूझ करके कि इसमें घुस जाए, हमारा सेल है। तो अगर आप आरएनए को अंदर ले जाना चाह रहे, तो एमआरएनए जो है ना बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है तो आप आरएनए को जनरली करते क्या है कि एक दूसरा वायरस लेते हैं जो हमको बीमार न कर सके। तो ये सर्दी वाला वायरस, एडेनो वायरस, ये हम इन्फेक्ट तो कर देगा, बीमार नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसका आरएनए को, मतलब हमारा वायरस का आरएनए को हम यहाँ पे घुसा देते हैं, एडेनो वायरस में डाल दिए, और एडेनो वायरस में डाल करके हम इसको बॉडी में डाल देंगे। तो एडेनो वायरस का तो काम ही होगा इन्फेक्ट करना। तो ये जो होगा ये घुस जाएगा अंदर, ये एडेनो वायरस। अब एडेनो वायरस अंदर घुस गया यहाँ पर, तो यहाँ घुसे तो काम भी करेगा। तो काम क्या करेगा? अपना काम जो कर रहा तो करेगा ही, जो करना है करता है। सर्दी खांसी हम लोग को होता है उससे, लेकिन ये हम लोग बेनाइन एडेनो वायरस सुनते हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए इसका है, ये आरएनए स्पाइक बनाना शुरू कर देता है इसका आरएनए। अब स्पाइक बनाना शुरू कर देगा तो हमको तो स्पाइक तो मिल गया। पूरा फर्क क्या है कि स्पाइक मिला लेकिन कोरोना वायरस नहीं मिला। जो कोरोना वायरस हम लोगों को इन्फेक्ट करता तो हम बीमार हो जाते और डेथ भी हो सकता था। तो ये स्पाइक प्रोटीन मिल गया और हमारा इम्यूनिटी आने लगा। एमआरएनए वैक्सीन में क्या है, वायरस का यूज नहीं करते हैं। एमआरएनए वैक्सीन में एक कोट कैप्सूल यूज करते हैं, और इस कैप्सूल में, कैप्सूल इसलिए क्योंकि बोले ना एमआरएनए जो है वो इनस्टेबल मॉलिक्यूल है, और उसमें फैक्ट्री मेड, लैब मेड हम यहाँ पे आरएनए डाल देंगे, एमआरएनए, जो आरएनए इसका स्पाइक प्रोटीन का आरएनए होगा। लेकिन ये जो है फर्क ये है कि इसमें एक जो एडेनो वायरस वाला वैक्सीन है, इसमें एक जिंदा वायरस यूज हो रहा है, और एमआरएनए का वैक्सीन में जिंदा वायरस नहीं यूज हो रहा है। तो ये जो है एडेनो वायरस बेस्ड है ये, और ये यहाँ इसके अंदर में जो है ये केवल और केवल एमआरएनए है, जिंदा कुछ भी नहीं है जिंदा। तो ये जो एमआरएनए केवल इंटर करेगा इस केस में, एमआरएनए जो कि स्पाइक प्रोटीन दोनों में स्पाइक प्रोटीन ही बनेंगे, लेकिन एक जो है उसमें एक लाइव वायरस यूज कर रहे हैं और एक में हम लोग लैब मेड एमआरएनए यूज कर रहे हैं। खैर, तो ये जो है इंडिया में कोई बता सकता है इंडिया में कौन इसका ट्रायल कर रहा है स्पुतनिक का? किसी को नहीं पता। इंडिया में ट्रायल कौन सी कंपनी कर रही है? अतुफा, सीरम इंस्टीट्यूट से। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट किसका ट्रायल की है, कौन सा वैक्सीन का? कोविशील्ड है शायद, याद नहीं आ रहा। कोविशील्ड ही है। पूजा, अच्छा आपका तो ये वाला आंसर नहीं था ना, आप लगता है उसका आंसर का। हाँ अनिमेश, स्पुतनिक 5 का पूछ रहे हैं ना सर? हाँ सर डॉक्टर रेड्डीज लैब। हाँ ठीक है, इसका डॉक्टर रेड्डीज लैब यहाँ किया है, और वो भी इमरजेंसी यूज का परमिशन मांगा है। यहाँ पे ट्रायल हुआ है, 3rd फेज ट्रायल चल रहा है। उसका जो टेम्प्रोरी डेटा है, वो टेम्प्रोरी डेटा जो होगा वो दिया जाएगा। टेम्प्रोरी मतलब जो डेटा जो भी अभी तक इकट्ठा हो गया है, और उसका परमिशन लेने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसका इफिकेसी, रसिया में इसका इफिकेसी 91.6% था स्पुतनिक का। लेकिन ये भी बता दे रहे हैं हम कि रशियन वैक्सीन पर शुरू में काफ़ी डाउट किया गया, क्योंकि ये डबल डिजिट में यानी 20, 30, 50 लोगों पे ही ट्रायल करके, और इसका बोला गया कि ये इफेक्टिव है 91.6% लोगों पे। तो खैर एनीवे, मिलेगा परमिशन तो पता चलेगा। अब इसमें एक आर्टिकल है कि फ्यूचर में क्या सार्स कोरोना वायरस का होने वाला है। ये दिस आर्टिकल इज आल्सो गुड।
तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये जो वायरस है ये धीरे धीरे क्या है, अपना रूप बदल रहा है। अभी ओल्डर पॉपुलेशन को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, अभी यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। राइटर कुल मिलाकर के मॉडलिंग जो नहीं, साइंस मैगजीन में एक मॉडलिंग के बारे में छपा हुआ है, उस मॉडलिंग में ये बात आया हुआ है कि ये जो वायरस होगा वो धीरे धीरे करके दुनिया में उसी तरह से रहने लगेगा जैसे कि बाकी फ्लू के जो फ्लू कॉजिंग जो वायरसेज है उसी तरह से, यानी कि ये यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ये इसमें फैटेलिटी नहीं होगा, और धीरे धीरे लोग जैसे जैसे बड़े होने लगेंगे इनका इन्फेक्शन जो होगा वो कम होगा। फिर ऐसा मॉडलिंग करके बताएगा, तो ये एंडेमिक बनने वाला है। तो इसके पहले कुल मिलाकर के 7 कोरोना वायरस ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें कि सार्स जो पहले फैल चुका है, सार्स तो खत्म ही हो गया, फैला खत्म हो गया। मर्स, अच्छा इनका फैटेलिटी बहुत था, सार्स का 10%, मर्स का 35%, यानी कि मर्स अगर किसी को हुआ तो 100 लोगों को हुआ तो 35-36 लोग मारे जाएंगे। सार्स का 10%, काफी ज्यादा है, 100 में 10 मार रहा है। सार्स का तो 3% के आसपास में फैटेलिटी रेट शुरू में था, अब तो 1-2% ही है। खैर, इसके अलावा और भी कोरोना वायरस है ये सब। तो हमारे सेल्स में एक एंजाइम होता है फ्यूरिन। ये एंजाइम जो होता है वो सार्स का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, और इस कारण से वो हमें ज्यादा इन्फेक्ट कर पाते हैं। सारे के सारे कोरोना वायरस के पास स्पाइक प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे एक एंजाइम से एक्टिवेट होता है और वो हमको इन्फेक्ट करता है। तो खैर, इसका जो क्रक्स है, जो मेन मुद्दा ये है कि ये जो वायरस है, ये वायरस के बारे में प्रेडिक्शन ये है कि धीरे धीरे करके सार्स तो खत्म हो गया, मर्स अभी भी दुनिया में है, लेकिन वो लोकल वे में कहीं किसी किसी को इन्फेक्ट करते रहता है, लेकिन इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये रहेगा और जैसा हम बताएं बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। तो बात यह है कि क्या हम इसको इरेडिकेट कर पाएंगे, उसका बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि आज तक जो हम लोग इरेडिकेशन किए हैं, अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स का और रिंडर पेस्ट का हम लोग इरेडिकेशन कर दिया है। लास्ट जो ये वाला बीमारी था 1977 में डिटेक्ट किया गया था सोमालिया में। कुछ लोग बोलते हैं कि यूके में भी इसका डिटेक्शन हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1978 में। रेंडर पेस्ट को लास्ट जो हुआ था वो हुआ था कीनिया में 2001 में। तो बात ये है कि क्या हम वायरस को जो भी ऑर्गेनिज्म है पैथोजन, क्या पैथोजन को इरेडिकेट करने का मतलब अगर ये हम लेंगे कि इसका मतलब है कि ये पैथोजन दुनिया से खत्म हो गया है, तो ये जरूरी नहीं खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया में अभी भी होंगे, इन्फेक्ट भले ना कर रहे हो। लेकिन अगर हम ये बोले कि अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो इरेडिकेट हो गए, तो इस हिसाब से इरेडिकेशन हो गया है। पढ़िएगा। चलिए, ये हम लोग कंप्लीट किए। एक दो आर्टिकल बचा हुआ है, तो वो ममता कल ले लेगी। किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलिए। तो सर एक्सपेरिमेंट ग्रुप को जो वायरस से इन्फेक्ट करवाते हैं तो वो कंसेंट लेके ही करवाया जाता है? हाँ, नेचुरली वो तो एथिकल प्रैक्टिस है ना, कि उसमें ह्यूमन चाइल्ड पार्टिसिपेंट जो होंगे उन पार्टिसिपेंट को कंसेंट, दोनों ग्रुप जो होगा कंसेंट देगा। यहाँ पे अच्छा, एक हम आप लोगों से जानना चाह रहे थे एक बात, कि ये जो है दोनों ग्रुप से कंसेंट क्यों लेंगे? जब एक ही ग्रुप जो होगा, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट, हम उसका वो छोड़िए, वो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, अगर 2 ग्रुप बना के रखे हुए हैं तो हम दोनों ग्रुप से कंसेंट क्यों ले रहे हैं, जबकि एक ही ग्रुप को इन्फेक्ट करना है?
हाँ तो बोलिए। ताकि पता ना चले दोनों ग्रुपों को कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कौन मतलब ये प्लेसेबो हाँ ग्रुप है। सही बात है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वही बात है कि नहीं तो एक्सपोज हो जाएगा कि किस में काम हो रहा है किस में नहीं हो रहा है। हाँ तो कंसेंट लेते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेज है, और वैसे भी 18 to 30 में ही कर रहे हैं। 18 to 30 उस स्ट्रेन से कर रहे हैं जो यंग पॉपुलेशन को नहीं अफेक्ट करता है और फैटेलिटी रेट उसका बहुत कम है, वो तो स्ट्रेन का भी ख्याल रखे हुए हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, तो फिर हम क्लोज कर रहे हैं। कल देखते हैं रूटीन हो सकता है सुबह भी क्लास हो और शाम भी क्लास हो, दोनों टाइम भी क्लास हो सकता है। कल कल चल जाएगा रूटीन। क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।